नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ेंगे आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है भाग 2, इसका चैप्टर 11 जो राम वृक्ष बेनपुरी जी द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो इस चैप्टर में बाल गोविंद भगत जो आपका ये पाठ है, इसमें सन्यासी के जीवन के बारे में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वेशभूषा एवं अनुष्ठान, जो बाह्य अनुष्ठान और वेशभूषा जो वो पहनता है, उससे वो सन्यासी नहीं होता। सन्यासी होता है जो उसके अंदर मानवीय सरोकार है। उसके सन्यास का आधार उस व्यक्ति के जीवन का मानवीय सरोकार जो है उससे बनता है। और ये जो पाठ है, इस पर राम वृक्ष बेनपुरी जी ने सामाजिक जो रूढ़िवादियां हैं उन पर भी यहाँ पर प्रहार किया है और एक ग्रामीण जो दृश्य है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर चित्रण किया है। तो इस पाठ में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पाठ आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी है। तो हम शुरू करेंगे आज का लेसन। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हर बार की तरह हम पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं। तो आज हमारे लेखक हैं राम वृक्ष बेनपुरी जी, और जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों एवं कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। देखिए, आप जब चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको चैप्टर के राइटर का नाम, कम से कम उनके जन्म का स्थान, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी मृत्यु, ये सारी चीजें कम से कम आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर तरीके से। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो अगर आपके पास पैराग्राफ आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या फिर लेखक के बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए पाठ के लेखक के बारे में। तो इसलिए आपको पाठ को शुरू करने से पहले आपको लेखक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो जैसे कि हमने बताया, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था 1899 में। माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण इनका जो आरंभिक जीवन था वो कठिनाइयों और अभावों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान 1968 में हुआ। यहाँ पर कुछ इनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। केवल 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी की जो रचनाएं हैं वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। तो इस तरह यहाँ पर कुछ जो रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी जी के लिखी गई है कि इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर बाल गोविंद भगत। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, इसमें बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति,
और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। तो जो बाल गोविंद भगत जी का चित्रण यहाँ पर किया है, रेखा चित्रण यहाँ पर किया है, तो ये एक बहुत ही विलक्षण रेखा चित्र है जो लोगों को मनुष्यता और लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है, कि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी व्यक्ति अपनी वेशभूषा या फिर अपने बाह्य अनुष्ठानों से, यानी कि अपने द्वारा किए गए जो अनुष्ठान है, कार्य है, पूजा पाठ है, इससे कभी भी वो साधु या सन्यासी नहीं हो सकता। जबकि सन्यासी जीवन का जो आधार है वो है मानवीय सरोकार। तो हम शुरू करते हैं बाल गोविंद भगत, जो हमारा चैप्टर है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। जो बाल गोविंद भगत थे वो थोड़ा सा ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी कि जब यहाँ पर उनके बारे में ये पाठ लिखा गया है तो बताया गया है कि वो 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका हमेशा जो उनका चेहरा था सफेद बालों से ही जगमग रहता था। जो 60 के ऊपर होंगे तो सर के जो बाल थे वो पक गए थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट ऐसा कुछ वो नहीं रखते थे, लेकिन उनका जो चेहरा था, चेहरा सफेद बालों से हमेशा जगमग किए रहता था। यानी कि कभी भी वो अपने बालों को काला नहीं करते थे। इतनी वृद्ध अवस्था में आने के बाद भी वो बाल अक्सर उनके सफेद रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। तो ये एक चित्र, रेखा चित्र यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी का प्रस्तुत किया है कि किस तरह का उनकी वेशभूषा है, किस तरह का उनका पहनावा है। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की जो ये तस्वीर है, यानी कि जो यहाँ पर इतना जो आपको रेखा चित्र एक व्यक्ति का बताया गया है जिनका नाम है बाल गोविंद भगत, तो इस तस्वीर से अगर आप इस सारी चीजों को इमेजिन करते हैं तो इस तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु है। क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी कि जो उनका चेहरा था वो हमेशा सफेद बालों से जगमग रहता था, कपड़े वो बहुत कम पहनते थे, कमर में एक मात्र लंगोटी और सर पर कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी, और जाड़ा जब आता तो उसके ऊपर वो एक काली कमली ओढ़ लेते थे। मस्तक पर उनके हमेशा चंदन चमकता हुआ रहता था और टीका लगता था उनका नाक के एक छोर से पूरे मस्तक तक, और गले में तुलसी के जड़ों की माला रहती थी। तो ये सारी तस्वीर देखकर यह न माना जाए कि जो बाल गोविंद भगत है वो साधु है। तो कहीं आप ये इमेजिन ना कर लो कि ये कोई साधु है, बल्कि बिल्कुल गृहस्थ, नहीं बिल्कुल ग्रस्त। तो यह हमें नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थी, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, यानी कि उनकी पत्नी के बारे में तो लेखक कहते हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पोतहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। लेकिन अगर कहा जाए, देखा जाए तो अगर खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे, तब भी लोग कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वो एक साधु थे। जबकि साधु की परिभाषाओं में खरे उतरने वाले व्यक्ति, साधु की जो भी परिभाषा होती है उसमें खरे उतरने वाले व्यक्ति थे।
क्या क्या उनके ऐसी क्वालिटीज थी, क्या क्या उनके ऐसे गुण थे, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो देखिए यहाँ पर कि कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। तो उनके बहुत सारे नियम, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, मानवीय सरोकार जो है, असली आधार जो है इंसान का, साधु हम उसे कहेंगे जो इन सारी चीजों को जानता हो, मानवीय सरोकार उसके अंदर हो, इंसान के जैसे जो गुण होते हैं, जो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बाल गोविंद भगत जी के व्यक्तित्व में दिखाई गई हैं। जैसे कि कबीर को वो साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को वो गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, यानी कि कबीर द्वारा बताए गए जो आदेश हैं, दिए गए जो निर्देश है, उनके दोहों में जो दी गई सीख है, उन्हीं पर वो चलते थे। झूठ वो कभी नहीं बोलते थे, व्यवहार अपना हमेशा सबके लिए खरा रखते थे, और कभी भी किसी से दो टूक बात करने में, यानी कि अगर आप अपनी कोई बात रखनी है तो कभी भी वो उसके लिए संकोच नहीं करते थे। वो बिल्कुल भी एकदम हिचकते नहीं थे अपनी किसी भी सही बात को रखने में, और ना तो कभी किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, और किसी की जो चीज थी, किसी भी व्यक्ति की चीज को बिना पूछे नहीं छूते थे, बिना किसी की चीज को नहीं छूते थे, और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। अगर किसी चीज की उन्हें जरूरत है तो बिना उस व्यक्ति की परमिशन के, बिना उस व्यक्ति से पूछे ना तो उसको छूते थे और ना ही यूज करते थे, ना ही अपने व्यवहार में लाते थे। और ये जो नियम उनके हैं, ये सारे जो नियम यहाँ पर बताए गए हैं उनके, तो इन सारे नियमों को वो कभी कभी इतनी ज्यादा बारीकी तक लेकर जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता, यानी कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते, लोग बिल्कुल लोग हक्के बक्के रह जाते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे, क्योंकि वो जो टाइम था उस समय शायद ही किसी के घर में, बहुत कम लोगों के घर में शौचालय हुआ करता होगा, और खास तौर पर ग्रामीण जो परिवेश होता है, ग्रामीण जो एरिया होता है, उस समय तो वहां पर शौचालय की शायद बिल्कुल भी सुविधा शायद उपलब्ध नहीं होगी। तो लोग या तो खेतों में या फिर जंगलों में शौच के लिए जाया करते थे। तो कभी भी उन्होंने ऐसा गलत काम नहीं किया कि वो दूसरों के खेतों में शौच के लिए गए हो। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। वे गृहस्थ थे, यानी कि गृहस्थ तो वे थे, जैसे कि बताया गया है, उनकी एक बेटा था और एक पोतहू थी, छोटे छोटे थोड़ा सा खेत भी थे उनके पास, और एक साफ सुथरा मकान था। और गृहिणी के बारे में यहाँ पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। तो गृहस्थ तो वो थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी, यानी कि वो कबीर को साहब मानते थे, कबीर को अपना गुरु मानते थे। तो वो कहते थे, गृहस्थ तो थे, थोड़ा बहुत चीजें थी, लेकिन वो कहते थे मेरे पास जो कुछ है मेरे साहब का है, मेरे भगवान का है, मेरे ईश्वर का है। तो सारी चीजें वो अपने गुरु की मानते थे। जो कुछ भी खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। ये चैप्टर बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप परीक्षाओं में देखेंगे कि जैसे कि आप एक एक पंक्ति में आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो एक एक पंक्ति को मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ। आप देखेंगे ये जो प्रश्न यहाँ पर, ये एक जो पंक्ति आपको दिखाई गई है कि कबीर जब भी उनकी फसल होती थी, तो जो बाल गोविंद भगत थे, सबसे पहले क्या करते थे। तो यहाँ पर जो पंक्ति बताई गई है कि जो कुछ भी उनके खेतों में पैदा होता, जो कुछ भी उनकी खेती बाड़ी से निकलता, उसे सिर पर लादकर सबसे पहले वो साहब के दरबार में लेकर जाते, यानी कि कबीर के दरबार में लेकर जाते। और उनके घर से जो 4 कोस दूरी पर था, और जो कबीर का दरबार था वो 4 कोस दूर था उनके घर से, और एक कबीर पंथी मठ, यानी कि जो क्या था, एक
कबीर पंथी मठ था। तो सारी चीजें वो सबसे पहले जो भी उनके खेतों में उगता था, जो भी उनके घर में फसल होती थी, अनाज होता था, तो सबसे पहले उसे पोटली बांधकर वो कबीर पंथी मठ में ले जाया करते थे, वहां पर दान दिया करते थे, भेंट स्वरूप दिया करते थे। और वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद स्वरूप जो कुछ उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो पहले तो इतना बहुत ज्यादा खेती भी उनके पास नहीं थी, बहुत सारी चीजें उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था वो सबसे पहले उसको लेकर जाते थे। कबीर के जो मठ था उसमें वो दान करते थे, उसमें वो भेंट स्वरूप दिया करते थे, और उसमें उनमें भेंट चढ़ाने के बाद जो कुछ भी उन्हें प्रसाद के रूप में वापस मिलता, यानी कि जो भी कुछ, चाहे फिर वो एक मुट्ठी चढ़ाएं, चाहे वो पूरा ले लें, चाहे वो एक मुट्ठी प्रसाद में दें, तो वो उसी को लेकर घर आते थे और उसी से अपना गुजर बसर चलाते थे, उसी से अपना घर चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, और इन सब चीजों से भी ऊपर सारे व्यवहार का, यहाँ पर उनके व्यवहार का एक विस्तृत वर्णन किया है। तो सारी चीजों से भी ऊपर लेखक कहते हैं, राम वृक्ष वेनपुरी जी कहते हैं कि मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। बहुत अच्छा उनका सुरीला गला था, वो बहुत अच्छे कबीर के गीत गाया करते थे जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे, और अक्सर ये गीत उनके मुंह से सदा सर्वदा ही सुनने को मिल जाते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कबीर के जो पद थे, कबीर के जो दोहे थे, उनकी जो सीधे साधे कबीर द्वारा लिखे गए जो पद थे, वो भी उनके कंठ से जब निकलते थे, यानी कि उनको जब वो गुनगुनाते थे, उनको जब वो गाते थे कबीर के पदों को, तो ऐसा लगता था मानो अभी ये पद जो है सजीव हो उठे हैं। सारे पद जो है नृत्य कर रहे हैं, लोगों के कानों में मिश्री घोल रहे हैं, लोगों को आनंद की प्राप्ति करा रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। अब आषाढ़ की ज्येष्ठ आषाढ़ सावन ये वर्षा ऋतु का समय होता है, और ज्येष्ठ और आषाढ़ में धान की बुवाई की जाती है, धान की रुपाई की जाती है। तो वही यहाँ पर एक गांव का बहुत ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर राम वृक्ष बेनपुरी जी ने इस पाठ में किया है। तो राम वृक्ष बेनपुरी जी बताते हैं कि ये आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ की वर्षा शुरू हो गई है, रिमझिम बौछारें पड़ने लगी है, और क्योंकि ज्येष्ठ की भीषण गर्मी के बाद अब समूचा गांव जो है खेतों में उतर पड़ा है। कहीं पर हल चल रहे हैं तो कहीं पर रोपनी हो रही है, किसी में कोई हल द्वारा अपने खेतों को में बुआई कर रहा है धान की, तो कहीं पर धान की रोपनी हो रही है। धान के जो पानी भरे खेत हैं, क्योंकि धान ज्यादा पानी में उगते हैं और सबसे पहले खेतों को पानी से भर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास भी जहां पर धान की बुवाई या रुपाई की जाती है, और खास तौर पे हम उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड में बहुत सारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर धान की रुपाई इसी तरह से की जाती है। तो धान के जो पानी भरे खेत हैं उसमें बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, और जो लेडीज है, महिलाएं जो है वो घर से कलेवा लेकर आई हैं। कलेवा यानी कि कोई अच्छे अच्छे पकवान वो बनाकर लेकर आई हैं घर से, कोई पूरी सब्जी लेकर आया है, कोई पकौड़ियां बनाकर लाया है, कोई चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेकर आया है। यानी कि जो घर की महिलाएं हैं वो कलेवा लेकर आई है, किसके लिए? जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो खेत में काम कर रहे हैं, लोग जो काम कर रहे हैं, बच्चे जो काम कर रहे हैं, बाकी महिलाएं जो काम कर रही हैं, पुरुष जो काम कर रहे हैं, सबके लिए कलेवा लेकर आई है और मेड़ पर बैठी है, जो खेत का जो किनारा होता है उस पर बैठी हुई है। आसमान बादल से घिरा है, जैसे कि आषाढ़ का महीना बताया है, तो आषाढ़ जो है वो वर्षा ऋतु का समय है, तो आसमान
बादलों से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी उठी। और इसी समय जब ये सारा माहौल चल रहा है तो उसी समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी उठती है, यानी कि एक बहुत ही मधुर आवाज आपके कानों में पड़ती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। और ये क्या हो रहा है और ये कौन है, ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। और बाल गोविंद भगत जो है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जो खेत होता है उसको पानी से लबालब भर दिया जाता है, तो सारे लोग जो उसमें काम कर रहे होते हैं वो कीचड़ से लथपथ होते हैं। तो बाल गोविंद भगत का जो समूचा शरीर है वो भी कीचड़ में लथपथ हुआ है और अपने खेत में वो रोपनी कर रहे हैं। उनकी एक एक उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। तो बहुत ही प्यारा एक नजारा यहाँ पर चल रहा है, बहुत ही प्यारा एक ग्रामीण परिवेश यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है। तो उनकी उंगली जो एक एक उंगली है उनमें उन्हें प्रैक्टिस होती है, वो एक एक धान के सिंगल सिंगल पौधे को बिल्कुल लाइन से लगाकर उसमें रोपते हुए जाते हैं। तो इस तरह धान की रुपाई बाल गोविंद भगत कर रहे हैं, खेत में बिठा रहे हैं, यानी कि पंक्तिबद्ध उसे रोप रहे हैं, खेत में बिठा रहे हैं। और साथ ही साथ उनका जो कंठ है एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर भेज रहा है। और साथ ही साथ वो कुछ गुनगुना भी रहे हैं। और अब जो उनका स्वर है, उनका जो कंठ है, वो एक एक शब्द को संगीत के जीने पर, यानी कि बहुत अच्छे स्वर चढ़ाते हुए, स्वर आगे बढ़ाते हुए कुछ ऊपर की ओर, यानी कि अब धीरे धीरे उनका स्वर जो है ऊंचा हो रहा है, मानो ऐसा लगता है कि वो उसे स्वर्ग की तरफ भेज रहे हों। और कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की और कुछ जो स्वर है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस पृथ्वी की जो मिट्टी है उस पर जो लोग खड़े हैं, यानी कि आसपास के लोग जो हैं उनके कानों की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। अब क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वर बाल गोविंद भगत अपने मुंह से निकाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा संगीत वो बजा रहे हैं, वो एक गीत गा रहे हैं, तो अब जो पास में मेड़ पर बैठी हुई महिलाएं हैं उनके होठ भी अब कांपने लगे हैं और साथ में वो भी गुनगुनाने लगी है। हलवाहों के पैर तालों से उठने लगे हैं और जो हल लगा रहे हैं खेत में, जो हलवाहे हैं, ऐसा लगता है उनके पैर जो है उनकी संगीत के ताल पर, यानी कि बाल गोविंद भगत की संगीत के ताल पर ही उठ रहे हैं। यानी कि हर चीज में अब रौनक छा गई है। ये एक रुपाई का काम जो है, धान की रुपाई का काम जो है वो बहुत ही ज्यादा आनंद वाला हो गया है, बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला हो गया है। लोग उत्साह पूर्वक इस काम को करने लगे हैं। अब जो हलवाहे हैं वो भी उनकी संगीत के साथ आगे अपने पैर उठा रहे हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगी है, क्योंकि संगीत बज उठा है, सब उस मधुर ध्वनि में खो चुके हैं, सब उस मधुर ध्वनि को गुनगुना रहे हैं। तो जो रोपनी करने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अब उनकी उंगलियां भी फटाफट तेज तेज से क्रमबद्ध एक अजीब क्रम में, यानी कि फटाफट उनके हाथ बिल्कुल तेज तेज चलने लगे हैं और उनकी जो रुपाई है वो एक अजीब क्रम से चलने लगी है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो बाल गोविंद भगत जो है उनके बारे में बताया गया है कि उनका ये जो संगीत है, ये संगीत है या कोई जादू है। अब क्योंकि आषाढ़ बीतने लगा है, भादों की वह अंधेरी धरतिया, अब भादो आ गया है, सावन के बाद आषाढ़ के बाद सावन, सावन के बाद भादो, तो भादो की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार
वर्षा खत्म हुई है, भादों की आधी रात है और अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा जो है खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना होगा अभी तक, क्योंकि बादल गरज रहे थे, बिजली तड़प रही थी यानी कि बिजली चमक रही थी और इस बीच शायद आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर-टर बाल गोविंद के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। लेकिन अब, क्योंकि शायद अभी तक आप नहीं सुन पाए हैं, क्योंकि भादों की आधी रात है, बारिश जो है वो थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है, तो बारिश की जो आवाज थी उससे, बादलों की जो गरज थी उससे और बिजली की जो तड़प थी उससे शायद आपने अभी तक कुछ नहीं सुना होगा। लेकिन अब जो झिल्ली की झनकार है या दादुरों की टर टर है, दादुर यानी कि जो मेंढक वर्षा ऋतु में टर्राने लगते हैं, टर टर करने लगते हैं, तो उनकी जो ये आवाज है वो अब बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबो सकती, यानी कि अब उनकी आवाजों के नीचे बाल गोविंद भगत की आवाज नहीं दब सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। अब उनकी जो खंजड़ी है उनके हाथ में, वो डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? अब वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में है ही, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत जो है वो गीत गा रहे हैं, उनकी हाथ में जो खंजड़ी उनकी है वो बज रही है। गीत है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पिया तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है और चमक उठती है, चहक उठती है। तो आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से लिया गया एक चित्र आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें आप बाल गोविंद भगत को देख सकते हैं। बाल गोविंद भगत के जो सर पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कबीर पंथी जो टोपी है वो उन्होंने लगाई हुई है और उनके शरीर पर एक लंगोट मात्र आप देख रहे हैं और दूसरा उन्होंने एक काली कमली ऊपर से ओढ़ी हुई है, गले में तुलसी के जड़ों की माला पहनी हुई है और जो उनका फेस है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा चमक रहा है उनकी सफेद दाढ़ी से। तो इस तरह का उनका उनकी एक वेशभूषा है, इस तरह का उनका एक व्यक्तित्व है और उनके गीतों को सुनने के लिए देखिए समूचा जो गांव है वो उनके साथ खड़ा है, वो उनका सहयोग कर रहा है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे चौंका न चौंका देता। तो जैसे कि मैंने बताया कि भादों की काली आधी रात है, तो उसी भरे बादलों वाली जो भादों की आधी रात में है उनमें इनका जो गाना है, अंधेरे में अकस्मात यानी कि जैसे कि चारों ओर बहुत घना अंधेरा है और अचानक ही जब उसमें बिजली चमक उठती है, तो उसी तरह से उनका गाना अभी निकला है, क्योंकि आधी रात है, भादों की, चारों तरफ अंधेरा है और उस बीच उनका ये गाना किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निशब्दता में सोया है। अभी तो जो सारा संसार है, क्योंकि आधी रात है, तो सारा संसार निशब्दता में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जो है जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रे, जाग जरा। तो ये उनका संगीत इस समय बज रहा है, आधी रात में जगा रहा है लोगों को। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रे।
तो बच्चों, ये बाल गोविंद भगत जी का जो चैप्टर है, इसमें हमने उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व है, किस तरह की उनकी वेशभूषा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अभी तक हमारा ये चैप्टर रहा है और इसमें एक चीज़ हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानी अभी तक कि कोई भी व्यक्ति अपनी वेशभूषा से साधु नहीं बनता है, क्योंकि बाल गोविंद भगत का जो जीवन है वो एकदम गृहस्थ है, यानी कि सारी चीजें वो गृहस्थ व्यक्ति की तरह करते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, वो एक साधु की भांति है। तो ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू रहेगा। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।